नमस्ते दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम वाद्य वन्दना। यस कार्यक्रममा हामीले नियमित रूपमा गीत सङ्गीत लगायत क्षेत्रका सम्बद्ध दिग्गज व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुस्तफा हुसेनज्यू, जो स्वामी विवेकानन्द कल्चर सेन्टर, भारतीय राजदूतावास, लाजिपाट काठमाडौँमा विगत केही समयदेखि तबला प्रशिक्षकको रूपमा, तबला गुरुको रूपमा प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएको छ, कार्यरत गर्दै आउनुभएको छ। आउनुहोस् आज हामी उहाँसँग केही विशेष कुराकानी गरौँ। नमस्ते। नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद हुजूरको लागि। म एबीसी टेलिभिजनको अपना हृदयको भित्रो से धेरै धेरै धन्यवाद गर्नु छु। आज म मेरो यो इतना ठुलो स्टेजमा बुलाकर बात करने के लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। हजुर, यहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि जोडिँदै आउनु भएको छ। अब यहाँको आफ्नो साङ्गीतिक परिचय। हुजूर, मां मुस्तफा हुसैन, मेरो पिता जी स्वर्गीय उस्ताद पीर बख्श खान साहब। मैं एक सांगीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ और मेरे परिवार में लगभग 300 साल से संगीत की परंपरा चली आ रही है। तो मुझे संगीत घर में ही प्राप्त हुआ विरासत के रूप में, और जिस प्रकार से घर में पहले गुरु के रूप में माता पिता होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी थे और उन्होंने मुझे शुरुआत करवाई तबले की। उसके बाद मैं विधिवत रूप से उनके बहुत घनिष्ठ मित्र और पंडित कंठे महाराज जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य पंडित राम अवतार ठाकुर जी के साथ मेरा गंडा बंद करवाया मेरे पिताजी ने। तत्पश्चात उनके नाती पंडित श्री विजय कुमार ठाकुर जी के द्वारा मेरा विधिवत शिक्षा हुआ। मैंने उनसे बनारस घराने की तबले की शिक्षा प्राप्त की कर रहा हूँ। बहुत कम समय के लिए मैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिताजी थे, उनसे भी बनारस घराने के बाद पंजाब घराने के तबला वादन की शिक्षा मिली मुझे। और मैं अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीष लेते हुए अपनी ये संगीत की यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ हूँ, आपके समक्ष बैठा हूँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो यहाँका परिवार सांगीतिक परिवार थियो हैन, संगीतमा जोडिएको थियो। संगीतका त धेरै विधाहरू छन् हैन, गायन वादनमा पनि विभिन्न विधाहरू छन्। त्यसमध्ये यहाँ तबला वादनमै किन आउनुभयो, के कारणले आउनुभयो त? मेरे घर में संगीत में बांसुरी और शहनाई थी। मेरे मंझले चाचा जी तबला बजाते थे। तो मैं बहुत कम उम्र में 5 साल का जब था, मेरी बड़ी दीदी की शादी थी, उनका विवाह था। उस समय घर में एक ढोलक आया था और मैं उस 5 साल की उम्र में ये ढोलक बजाता रहता था और सब जो गीत संगीत विवाह में करते थे उसमें सबके साथ में ढोलक बजाता रहता था। तो ये देख करके मेरे पिताजी कहा कि इसको तबला सिखाना चाहिए जी। और मेरी रुचि वहां से शुरू हुई। और मेरे घर में मेरे जो मंझले भाई थे शहजाद परवेज, वो तबला सीखते थे। तो उनको देख करके और उनको सुन करके मैं सब पीछे में सब याद कर लेता था और अपने आप ही बजाने लगता था। उस समय किसी ने मुझे हाथ नहीं रखाया था और ना ही सिखाया था। तो 5 साल की उम्र में मैं तबला बजाता था, मतलब इवन संगत भी करता था गाने के साथ और रागदारी के साथ भी, क्योंकि घर में पिताजी शहनाई बजाते थे और वो एक इमिनेंट शहनाई प्लेयर थे। उनका जन्म 1914 30 जनवरी 1914 में हुआ और भारत के स्वतंत्रता के बाद जब आकाशवाणी पटना खुला
तो उसके पहले स्टाफ आर्टिस्ट थे 1948 में वो। अच्छा। भारत सरकार ने उन्हें सांगीतिक सेवा करने का मौका प्रदान किया, तो 1948 में वो पहले स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में आकाशवाणी पटना से जुड़े। तो इस वजह से मुझे तबला जो है वो शुरू से प्रिय रहा, रिदमिक इसमें था, और ये पूरा संसार जो है वो एक टाइम साइकिल में है, रिदमिक है। तो ये प्राकृतिक रूप से अंदर में एक भावना थी, रिदम अच्छा लगता था, तो मैं तबला फिर वहां से शुरू किया और पिताजी ने मुझे तबले के लिए आगे शिक्षा देनी शुरू की। बाद में जो है उन्होंने पंडित राम अवतार ठाकुर जी के पास ले गए और मेरी विधिवत शिक्षा करवाई। हजुर, अब अहिले यहाँ त भारतीय दूतावास अन्तर्गतको स्वामी विवेकानन्द कल्चरल सेन्टरमा नेपालीहरूलाई तबला प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएको छ, तबला गुरुको रूपमा, हैन? विगत केही समयदेखि यहाँले तबला प्रशिक्षण गर्दाखेरिको नेपालको अनुभव कस्तो रह्यो त यहाँको? नेपाल का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर रहा है। यहाँ पे बहुत ही प्रेम करने वाले लोग हैं और बहुत डिवोशनल हैं, डिवोशन के साथ जुड़ते हैं। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई कि जब मैं आया तब मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं थे उस समय। 1 महीने तक मुझे इंतजार करना पड़ा। फिर भारतीय राजदूतावास ने कई जगह मेरे कार्यक्रम आयोजित किए, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर ने, और नेपाल की कई संस्थाओं ने मुझे आमंत्रित किया तबला वादन करने के लिए। तो जब लोगों ने मेरा तबला वादन सुना तो फिर आकर्षित होकर के और आए, न्यू एडमिशन हुआ। तो मैंने यहाँ सब जो भी बच्चे जुड़े उन सबको शुरू से सिखाया, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे भारत सरकार ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दे करके नेपाल में भेजा कि यहाँ हम भारतीय संस्कृति को बढ़ाएं और कला के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को शिक्षित करें। यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत ही धैर्यवान हैं, सब बहुत धैर्य से सीखे, और कुछ स्टूडेंट तो इतने अच्छे निकले कि 3-4 महीने में ही मैंने उनको तैयार कर दिया और वो संगत तक करने लग गए। हजुर, अब यहाँ सङ्गीतको क्षेत्रमा नेपालमा पनि जोडिनु भएको छ, नेपालको बारेमा पनि केही न केही सङ्गीत यहाँले जानिसक्नुभयो, हैन? नेपालमा खास गरी सङ्गीतको क्षेत्र र त्यसमा पनि वाद्यवादनको अवस्था अहिले कस्तो देख्नुभयो त यहाँले, र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने भए के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने जस्तो यहाँले देख्नुभयो? हजुर, यहाँ संगीत तो बहुत है, यहाँ के लोगों में भी संगीत है, यहाँ संगीतकार भी हैं नेपाल में, और मैंने बड़े करीब से देखा है, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, और अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ, हर शैली के हैं, ध्रुपद शैली के हैं। ध्रुपद शैली में जैसे विष्णुआचार्य जी का यहाँ नाम है, केसी जी का नाम है, ऐसे और भी कई बड़े नाम हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और उसको नेपाली भाषा में यहाँ शिक्षित कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को यहाँ पे नई बंदिशें, नेपाली बंदिशें सिखाकर। इसी प्रकार तबले में भी काफी लोग हैं यहाँ पे। दिक्कत ये है यहाँ पे संगीत ज्यादा ना बढ़ने का कारण यह है कि संगीतकारों को संरक्षण नहीं है उस प्रकार से जिस प्रकार से संरक्षण मिलना चाहिए। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा अपने यहाँ दरबारी संगीतकार के रूप में उनको रखते थे और उनको संरक्षण देते थे, तो उनके जीविका का उपार्जन होता था, उनके परिवार पलते थे, और इस प्रकार जो है लोग घर में संगीत होने की वजह से संगीत सीखते थे, तो जो अपने देश की संस्कृति है वो आगे बढ़ती थी। इस प्रकार से आज के दौर में संरक्षण कम होने की वजह से, जीविका उपार्जन के दिक्कत की वजह से संगीत का क्षेत्र यहाँ पे उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए और जितने कलाकार हैं। क्योंकि संगीत एक ऐसी विद्या है जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रूप से इसको सिद्ध करना पड़ता है। संगीत को सीखने के लिए
पूरा अपना मन विचार सब बदल कर उसके अंदर ढलना पड़ता है। ये एक ईश्वरीय सब्जेक्ट है कि जिसमें हमेशा भगवान का जिक्र होता है। आप जितने भी बंदिशें सुनेंगे उसमें भगवान के नाम की बंदिशें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ना बढ़ने का यही कारण है कि यहाँ पे जीविका उपार्जन का माध्यम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सरकार कलाकारों को संरक्षण दे और जगह जगह जैसे संगीत को एक विशेष सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में कर दे तो कम से कम उनको नौकरियां मिलेंगी, स्कूल में टीचर की नौकरी। और जगह सरकार को चाहिए कि यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो मिनिस्ट्री है, सांस्कृतिक मिनिस्ट्री, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, उनको चाहिए कलाकारों को संरक्षण देकर उनको विदेशों में भी भेजें और नेपाली संगीत का प्रचार प्रसार करें बाहर भी। और यहाँ के लोगों को तब उत्साहवर्धन होगा और तब इस प्रकार से संगीत और आगे बढ़ेगा। नए लोग जुड़ेंगे, उनको भी इच्छा होगी कि हम भी संगीत के क्षेत्र में कुछ बड़ा करें और जा करके बाहर विश्वव्यापी रूप नेपाल के संस्कृति और यहाँ के संगीत का नाम करें। हजुर, अब अहिले विगत केही समयदेखि यहाँ संगीत मार्फत सबैलाई जोड्ने भनेर सांगीतिक कार्यक्रम पनि अनलाइनबाटै गर्दै आउनु भएको छ, हैन त? यसरी हेर्दा संगीतबाट सबैलाई जोड्ने क्रममा यहाँले के योगदान कसरी दिन सकिन्छ र के गर्दै आउनु भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? देखिए, मेरे साथ जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ जुड़ गए हैं तो ये एक ऐसी विद्या है, मैंने पहले कहा आध्यात्मिक है, तो ये आत्मा से आत्मा को प्रदान किया जाता है। ये सिर्फ लिख करके देने के का जो है कि विधा नहीं है। ये जब तक गुरु का सानिध्य नहीं होगा, गुरु के साथ नहीं होंगे, गुरु कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं वो नहीं सीखेंगे, गुरु कैसे बात करते हैं, तो ये पूरे संस्कार सीखने पड़ते हैं संगीत में। तो वो संस्कार के लिए मैंने यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उनको अभी तक मेरे पास जितना मेरे गुरु ने दिया था, जो मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे दिया है, माता सरस्वती ने, मैं वो हृदय से सबको अपना जो शिष्य होता है वो अपने बच्चे की तरह होता है, ऐसा मान करके मैंने अभी तक प्रदान किया है। और आगे भी अगर जुड़े रहना चाहेंगे बच्चे तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आज इंटरनेट के द्वारा लोग जो है देश विदेश से सीखते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट हैं जो विदेशों में वो इंटरनेट के माध्यम से, स्काइप से या फिर आजकल जूम आ गया है उसके से, तो ये जब चाहेंगे मैं हमेशा तत्पर रहूंगा इनको शिक्षा देने के लिए। इनकी इच्छा होगी वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। मैं जहां भी रहूंगा विश्व में किसी भी कोने में, तो मैं हमेशा संगीत की सेवा ऐसे ही करना चाहूंगा और करता रहूंगा अंतिम सांस तक। हजुर, अघि नै यहाँले भन्नुभयो गुरु शिष्य परम्परा अनुसार हामी चलिरहेका छौँ भन्नुभयो, हैन? गुरु शिष्य परम्परामा त एकदम कठोर अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, शिष्यले पनि र गुरुले पनि भन्ने मान्यता छ, हैन? त्यो गुरु शिष्य परम्परा अनुसार यहाँका नेपाली यहाँका विद्यार्थीहरू त्यो परम्परा अनुसार त्यही अनुशासनमा बस्न सक्ने खालका छन् कि अथवा चाहिँ त्यो माहौल यहाँ पाउनु भएन त यहाँले? नहीं, यहाँ पे जो शिष्य हैं वो बहुत अनुशासित हैं और जो हमारी परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, मैं उसी परंपरा के तहत सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही अपने गुरुओं से सीखा है। और अनुशासन तो है, और अनुशासन ही जो है संस्कार होता है। तो वो संस्कार या घर से आता है, माता पिता से आता है, या गुरु से आता है। तो मेरा कर्तव्य है कि उनको अनुशासित करके रखूं। और मेरे पास जितने भी छात्र छात्राएं रहे वो बहुत अनुशासित रहे, बहुत ही इज्जत से, बहुत सम्मान के साथ उनको जैसे बताया जाता है वैसे करते हैं, क्योंकि डिवोटी बहुत है यहाँ पे। वो बिल्कुल जो है गुरु के प्रति इतना उनका सम्मान है कि अगर कोई भी काम गुरु करे, शिक्षा जो है खाली शिक्षा से नहीं होता है, गुरु क्या कह रहा है वो भी एक शिक्षा है। तो वो सुनना वो एक अनुशासन है, उसका कर्तव्य पालन करना वो एक अनुशासन है। तो अभी तक तो मेरे पास जितने भी छात्र छात्रा आए
वो सब बड़े अनुशासित थे और हैं, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे जुड़े रहेंगे और इस तरह विद्या लेते रहेंगे। हजुर, अब जसरी भारतीय दूतावास अन्तर्गतको यो स्वामी विवेकानन्द कल्चर सेन्टरले दुई देश बीचका जनताहरूलाई सङ्गीत मार्फत जोड्ने भनेर सङ्गीतका कार्यक्रमहरू विगत समयदेखि लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ नि, त्यसमा चाहिँ अब अहिले यहाँ तबला प्रशिक्षक भएर तबला गुरु भएर आउनु भएको समय भोलि केही समय पश्चात त यहाँको कार्यकाल सकिँदैछ। अब यो दुई देश बीचका जनतालाई सङ्गीत मार्फत जोड्ने कार्यक्रम यो बीचमै सेलाएर जान्छ कि अथवा चाहिँ यसलाई निरन्तरता कसरी हुन्छ त? नहीं, ऐसा है कि हम एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी नौकरी के तहत यहाँ आते हैं, तो नौकरी में एक समय सीमा होती है, वो समय सीमा का पालन करना होता है। पर भारत सरकार ने ऐसा अच्छा व्यवस्था किया है कि अगर मेरे समय सीमा खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे संगीत की शिक्षा दीक्षा बंद हो जाएगी। मेरी जगह फिर कोई दूसरे गुरु हो सकता है, मुझसे भी अच्छे गुरु यहाँ आए और वो इस शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाएं और यहाँ के लोगों को सांगीतिक सेवा दें। तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये एक अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा कि एक व्यक्ति का समय जब खत्म होता है तो उनके जगह फिर उसी लेवल के कलाकार को यहाँ पे भेजा जाता है, गुरु को, ताकि वो शिक्षा जहाँ तक खत्म हुई है वहां से आगे वो लेके जाएं और स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। हजुर, अब यहाँहरूको यो सङ्गीत प्रशिक्षणको कार्यक्रम जुन दूतावास अन्तर्गत स्वामी कल्चरल सेन्टरद्वारा चलिआएको छ नि, यसमा चाहिँ यहाँ रहेका नेपाली र यहाँ इच्छुक नेपालीलाई सिकाउने मात्रै हो कि अथवा चाहिँ उनीहरूले सिक्न चाहेको खण्डमा भारतमै लगेर पनि उनीहरूलाई कुनै राम्रो व्यवस्था गरेर उच्च स्तरको चाहिँ सङ्गीत सिकाउने पनि छ कि अथवा यहाँ मात्रै सामान्य सङ्गीत सिकाउने छ, के छ त्यस्तो व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था ये है कि भारत सरकार यहाँ से कई लोगों को स्कॉलरशिप दे करके भारत में सीखने की व्यवस्था करती है। हजुर, और जिन लोगों का स्कॉलरशिप यहाँ से हो जाता है वो यहाँ से जाते हैं और संगीत संकाय है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे भारतीय संगीत संकाय है, जहाँ के अच्छी विधिवत शिक्षा दी जाती है और डिग्री भी होती है। तो कई लोग ऐसे हैं यहाँ से जो वहाँ गए हैं और जाके वहाँ पढ़ करके और यहाँ से स्कॉलरशिप ले करके जाके पढ़कर डिग्री ले करके कुछ लोग पीएचडी तक करके आए हैं यहाँ पे। तो ये व्यवस्था है, यहाँ के लोग जा करके भारत में भी सीख सकते हैं। रही गुरु शिष्य परंपरा की, तो अगर कोई भी शिष्य चाहे जिस भी गुरु से सीखना तो वो गुरु से संपर्क करके और उनके सानिध्य में आकर के वहां जाके सीख सकता है, क्योंकि भारत नेपाल के संबंध ऐसे हैं कि आने जाने की तो कोई दिक्कत है नहीं। और वहां पे भी जो संस्कृति है वो यहाँ की संस्कृति से बहुत भिन्न है, नहीं अलग नहीं है, खाना पीना रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग वहां जाके रह करके सीखते हैं, कई लोग बनारस में, कई लोग दिल्ली में। मैंने कई स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोत्साहित किया है कि यहाँ से जो है स्कॉलरशिप लीजिए और जाके वहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके वहाँ की डिग्री ले करके, ताकि आप भविष्य में किसी भी देश विदेश में जाके अच्छा नौकरी पा सकें, अच्छा ओहदा पा सकें, आपकी जीविका उपार्जन का साधन बड़ा सरल हो जाए। तो इस प्रकार जो है वो व्यवस्था कर रखी है। हजुर, अब आजको हाम्रो यस कार्यक्रम हेरेर जति पनि नयाँ सङ्गीत प्रशिक्षण गर्न चाहनेहरू, सङ्गीतको शिक्षा लिन चाहनेहरू नेपाली दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँको संस्था मार्फत सङ्गीत सिक्नु पर्यो भने के चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ त? अगर कोई संस्था किसी कलाकार के साथ संपर्क में है पर्सनल तरीके से, तो वो उनसे संपर्क करके उनको यहाँ बुला सकते हैं। कई लोग यहाँ आते हैं 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने का वर्कशॉप चलाते हैं और वो यहाँ शिक्षा दे करके जाते हैं। कई लोग वहाँ पे भी, मैं ऐसा सोच रखा हूँ कि मैं जब भारत वापस जाऊँगा तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगा और यहाँ के छात्र छात्राओं को वहाँ बुला के उनके रहने खाने की व्यवस्था करके और शिक्षा दीक्षा देने की व्यवस्था ऐसा करूँगा, ऐसी विचारधारा में है।
आगे भविष्य में मैं चाहूँगा कि ऐसे कई मेरे छात्र छात्राएं हैं जो बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनका इतना प्रेम है मेरे साथ, तो उनको मैं बुलाऊंगा भारत और वहाँ भी शिक्षा दूंगा। अगर वो चाहेंगे कि मैं यहाँ आऊँ तो उनके अनुसार मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। भारत से नेपाल बहुत दूर नहीं है, आराम से आ सकते हैं और आकर के यहाँ पे जब वो चाहें मैं कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें किसी संस्था के द्वारा या आपस में मिल करके ऑर्गेनाइज करें तो आकर के और यहाँ वर्कशॉप किया जा सकता है। शिक्षा का जो स्रोत है वो खत्म नहीं होगा। हजुर, यहाँले अहिले केही समयदेखि यो लकडाउनको अवस्थामा आफ्नो एउटा संस्थाबाट सङ्गीत मार्फत दुई देशका कलाकारहरूको परिचय दुई देशमा अथवा विश्वभरि गराउने भनेर एउटा एकदम उच्च स्तरको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा केही बताइदिनु होला। अभी कुछ समय पहले मेरी एक संस्था है अनुध्वनि आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी दिल्ली में, तो मैंने उसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया था इस लॉकडाउन के समय में और उसका नाम मैंने रखा था इंडो नेपाल म्यूजिक मेडिटेशन कोविड-19 सीरीज, जिसमें एक दिन भारत के कलाकार और एक दिन नेपाल के कलाकार उनका लाइव फेसबुक कंसर्ट होता था और यहाँ के जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं उन सबको मैंने भारत में लोग जाने कि यहाँ भी इतने अच्छे कलाकार हैं। वो कार्यक्रम चलाया था, 72 दिन तक वो कार्यक्रम चला। यहाँ के वरिष्ठ कलाकारों ने सबने मुझे बड़ा सहयोग दिया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। तो ये एक देश से दूसरे देश के लोगों को जानने के लिए बड़ा एक आसान तरीका लगा था मुझे। तो मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें भारत और नेपाल के दोनों जगह के कलाकारों ने एक दूसरे को सुना और एक दूसरे को सराहा। तो इस प्रकार दोनों देशों का सांगीतिक जो है मिलन और एक दूसरे को जानने का अवसर मिला। तो अनुध्वनि ने ये कार्य किया है। हजुर, एकदम राम्रो कार्य गर्नु भएको छ, त्यसको लागि यहाँलाई मुरी मुरी बधाई छ। अब मैले अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, अहिले यहाँहरूको यो संगीत प्रशिक्षणको कार्यक्रम त भारतीय दूतावास परिषद भित्र मात्रै छ हैन, बाहिर कुनै कार्यालय अथवा कुनै शाखा त छैन। अब यो सुगम क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई मात्रै सिकाउने हो कि नेपालका पनि पहाड तराई दूर दराजका क्षेत्रलाई पनि सिकाउनलाई के छ यहाँको योजना? ये स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर इसलिए यहाँ है कि अगर नेपाल के किसी भी क्षेत्र में कोई संस्था है और वो चाहती है कि भारतीय राजदूतावास से जो है गुरु वहां जाकर के उनको शिक्षित करें, तो ऐसी व्यवस्था है कि उनको एक थोड़ा चिट्ठी पत्री करना पड़ता है। तो वो अगर चिट्ठी लिख कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ 1 हफ्ते का वर्कशॉप हो, तो फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं और उच्च अधिकारी हैं वो इस पे कार्य करते हैं और कलाकारों को वहाँ भेजते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए और वहाँ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ शिक्षा ऐसे ही जो है विधिवत रूप से चलती रहती है। तो यहाँ के जो लोग हैं काठमांडू में वो तो सीखते ही हैं, नेपाल के दूसरे क्षेत्रों में भी जो लोग हैं उनको भी सीखने का अवसर प्रदान होता है और समय समय पे भारतीय राजदूतावास को आमंत्रण दे करके लोग बुलाते हैं। जैसे मैं अभी दिसंबर में होता है पोखरा में स्ट्रीट फेस्टिवल, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने मुझे मतलब भारतीय राजदूतावास से कलाकारों को आमंत्रित किया कि वहाँ के लोग आकर के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करें ताकि यहाँ के लोग जो है शास्त्रीय संगीत से जुड़ पाए। तो हमने वहाँ पे जाके कार्यक्रम किया और वहाँ पे रह करके वहाँ के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाया। इस प्रकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी क्षेत्र में है नेपाल के, तो वो भारतीय राजदूतावास को स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर को चिट्ठी भेजकर और ये बुला सकती है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकती है। वो भेजते हैं कलाकारों को, जो गुरु हैं उनको वहाँ 6 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए भेज करके और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। हजुर, आज धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा भयो यहाँसँग। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर नेपाली जनतामाझ संगीतको विशेष गरेर शास्त्रीय संगीतको अवस्था र भावी दिनहरुमा के कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, के कसरी विस्तार भइरहेका छ भन्ने विषयमा धेरै कुरा खुलाइदिनु भयो। आशा छ आगामी दिनहरुमा पनि अझ यस्तै जानकारीमूलक
कार्यक्रमहरूको लागि हामीले बोलाउँदा यहाँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु हुनेछ। आज यसरी आएर आफ्नो ज्ञान र अनुभव हामी माझ राख्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैं जो है आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, विकास घिमिरे जी और बलराम थापा जी और एडीसी के जितने भी टेक्निकल यहाँ पे लोग हैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं तबले पे 3 ताल द्रुत लय पेश करूँ। उस्ताद अहमद जान फिरसवा खान साहब की एक मुखड़ा तिहाई है। दिन दिन
धन्यवाद, नमस्कार। आगामी दिनहरूमा वाद्य वन्दना कार्यक्रममा नयाँ नयाँ अतिथिहरू विशिष्ट पाहुनाहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।